बताइए भैया, महान भाव, तेजी से बताओ अर्पित। लीची का कहाँ है? चाइना। कौन सा चाइना? साउथ चाइना, ठीक है। स्ट्रॉबेरी का कहाँ है? फ्रांस है। स्ट्रॉबेरी का कहाँ? फ्रांस है, ठीक है। चलिए सीमा बताओ, पपाया की गाइनोडायोसियस वैरायटी बताओ। पपाया की गाइनोडायोसियस वैरायटी के नाम बताओ। पूसा मेजेस्टी और सनराइज सोलो। अच्छा, और सनराइज सोलो, अर्का, अर्का सूर्या, और ताइवान, और हम्म बताइए। पूसा डेलेसियस, पूसा मेजेस्टी, ताइवान, सनराइज सोलो, अर्का सूर्या, और C2 कुर्ग हनीड्यू, और C3 कुर्ग हनीड्यू, और C3 ये कैसी है? आपकी गाइनोडायोसियस वैरायटी है, ठीक है। इसके अलावा डायोसियस वैरायटी अर्का प्रभात भी है, ठीक है ना। अर्का प्रभात भी है, गाइनोडायोसियस वैरायटी है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसमें से अच्छा ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है? गुड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सी वैरायटी इसमें फेमस है? दूर परिवहन के लिए अर्का सूर्या, ठीक है। चलिए बैठ जाओ सारे लोग। चलिए कुशल बताओ। नॉर्थ इंडिया के लिए ग्रेप्स की फेमस वैरायटी बताओ। नॉर्थ इंडिया में कमर्शियल कल्टीवेशन किस वैरायटी का होता है? ओ शिवम, ये लोग जो यहाँ खड़े हैं इनको उधर से जाओ, आराम से कहना उधर जाके खड़े हो जाएं। हाँ, बताइए। पहली चीज, आप लोग भैया पढ़ा करिए, ना आए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को इतना नहीं पता है, अगर एको वैरायटी का हमने कम से कम 30 वैरायटी लिखाई है, 40 वैरायटी लिखाई है ग्रेप्स में, किसी एक का नाम ले लेते आप लोग तब भी होता कि हाँ चलो ठीक है, एक वैरायटी का नाम तो पता है, भले ही वो नॉर्थ इंडिया में कमर्शियली कल्टीवेटेड ना हो। इस तरीके से आप लोगों का करियर, मेन चीज ये है, सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन वो सफलता का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। अगर आप लोगों की सफलता का उद्देश्य यही है कि पैसा कमाना, तो नो डाउट आप लोग पैसा कमा सकते हो। किसी प्राइवेट कंपनी में जाके पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड और सीड्स और फर्टिलाइजर सेलिंग करोगे, फिर भी पैसा कमा लोगे। बात समझ गए? अगर अच्छा स्टूडेंट बनना है, पढ़ के आगे कहीं जाना है, देश की सेवा करनी है, किसानों की सेवा करनी है, तो अपने अंदर नॉलेज रखो। बात समझ गए? हमारा क्या नाम है? मयंक। चलिए बैठ जाइए। परलाइट कौन सी वैरायटी है? परलाइट। बात समझ गए ना? हाँ, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। हाँ भैया, बाद में बात करेंगे, हाँ। चलिए 80।
ग्रेप्स के 3 रूट स्टॉक के नाम बताओ और उनके फीचर बताओ। कौन सा है एक? ग्रेप्स का रूट स्टॉक है रियान। रियान किसका रूट स्टॉक है? सपोटा का रूट स्टॉक है। खीरनी किसका रूट स्टॉक है? सपोटा का है, ठीक है ना। महुआ किसका रूट स्टॉक है? सपोटा का। मतलब दो मेजर रूट स्टॉक आपको उसमें याद रखने हैं, रियान और खीरनी। बाकी महुआ भी एज ए रूट स्टॉक यूज किया जाता है। बात समझ गए ना। हमने ग्रेप्स का रूट स्टॉक पूछा। क्या बता रहे हैं? 3 4 ही तो रूट स्टॉक हमने लिखा है। एक टेम्पल लिखाया है, एक साल्ट क्रीक लिखाया है, एक डॉगरिज लिखाया है। 5 रूट स्टॉक शायद लिखा है ना। एक 16 13 एक रूट स्टॉक और है। हाँ 110। और सबसे बेस्ट रूट स्टॉक कौन सा है इनमें? सबने सब में बताया था। कौन सा? डॉगरिज। पीआरसी डिजीज के प्रति कौन सा रेजिस्टेंस है? पीआरसी डिजीज के प्रति टेम्पल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीआरसी डिजीज के प्रति कौन सा रूट स्टॉक रेजिस्टेंट है या प्रतिरोध है? तो ग्रेप्स का कौन सा रूट स्टॉक? टेम्पल। बात समझ गए ना। साल्ट टॉलरेंट कौन सा है? साल्ट क्रीक। साल्ट टॉलरेंस के डॉगरिज भी साल्ट टॉलरेंस है, लेकिन जो साल्ट क्रीक है, ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाए आपसे साल्ट टॉलरेंस कौन सा है, तो साल्ट टॉलरेंस के लिए सबसे बेहतर कौन सा है? साल्ट क्रीक। नाम से ही पता चल रहा है क्या? साल्ट क्रीक। तो पढ़िए भैया इसको, कम से कम मेन मेन पॉइंट तो आप लोग पढ़ते रहिए। हार्टिकल्चर में कोई दम नहीं है। आप लोग जितना इसको देख करके ज्यादा है नहीं याद किया जा सकता, कुछ नहीं है। बस एक बात दिमाग में रखो, तो दिमाग में रखने वाली बात है। चलिए हम लोग आते हैं अपने एप्पल पे। लिखिए अच्छा, प्लांट की ग्रोथ में कार्बन का भी कोई रोल होता है? या प्लांट के टिश्यू डेवलपमेंट में कार्बन का रोल होता है? यस या नो? होता है। कितने परसेंट? प्लांट टिश्यू के फॉर्मेशन में, डेवलपमेंट में कितने परसेंट का रोल होता है? 45% का। कितना? 45% का। ऑक्सीजन का और कार्बन का कितना? 45%। ठीक है, 45% और हाइड्रोजन का कहीं 5 मिलता है, कहीं 6 मिलता है। बाकी जो 5 से 4-5% जो बचता है उनमें सब हैं आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम इटसेट्रा जितने भी हैं। बात समझ गए। इसीलिए उसे बेस न्यूट्रिएंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस न्यूट्रिएंट। अगर आपको CHO नहीं मिला, कार्बन हाइड्रोजन नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या? प्लांट सही से डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए पहला CN रेशियो लिखिए। अब इसमें क्या बता रहा है? कार्बन कम है, नाइट्रोजन ज्यादा है। ठीक है, ऐसे सीधा सा आपको देगा एक CN रेशियो देगा, कुछ भी देगा। मान लो ये पहला वाला रेशियो दिया है, इसमें पूछेगा मतलब किस CN रेशियो पे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, किस रेशियो पे कम होगी, किस रेशियो पे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अच्छी होगी, किस रेशियो पे दोनों ग्रोथ अच्छी होगी, मतलब वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों। ठीक है, इस पे क्या होगा? इसमें नाइट्रोजन ज्यादा है, कार्बन क्या है? कम है। तो इसमें प्लांट की ग्रोथ क्या होगी? लेस होगी। प्लांट की ग्रोथ क्या होगी? लेस होगी। तो डैश करके लिखेंगे लेस ग्रोथ एंड नो फ्रूट। अगला लिखिए इस वाले CN रेशियो में लिखेंगे मोर वेजिटेटिव ग्रोथ। स्टार लगा लेना।
more vegetative growth. अब अगले दिन से जब भी मेरी क्लास अगर पहली रहेगी तो बिना कहे आप लोगों को 1 घंटे पहले आना है, चाहे ग्रुप में सूचना जाएगी चाहे नहीं जाएगी। अगर मेरी क्लास पहले है तो बात समझ गए। बीच में रहेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में रहेगी तो मैं ले लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ, अरे अब पहले चला जाएगा ना, वो बैंक चले गए थे हम लोग इसलिए वहां। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, CCCN। लिखिए गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, स्टार लगा देना इस पे भी। गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, गुड वेजिटेटिव ग्रोथ एंड गुड फ्रूटिंग। इस बार यूपी कैडेट वाले पेपर बांदा बनाएगी, ठीक है ना। पेपर कौन सी यूनिवर्सिटी बनाएगी? बांदा बनाएगी, तो माइनर के लिए आप लोग तैयार रहना, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी पे माइनर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। बात समझ गए? समझ रहे हो कि नहीं सारे लोग? हाँ, चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसमें लिखिए, डैश करके लिखिए, नो वेजिटेटिव ग्रोथ, नो वेजिटेटिव ग्रोथ, नो वेजिटेटिव ग्रोथ एंड वेरी लेस फ्रूटिंग and very less fruiting with poor fruit quality, with poor fruit quality। तो आपको 2 CN रेशियो वाले याद रखने हैं, बाकी बाकी वो दो बचे, जो ए वाला और ए वाला, चाहे याद हो या ना हो। बात समझ गए? ये दोनों याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे ऐसे देगा, CN रेशियो दे देगा। और इसमें अभी तक जो पूछा ए वाला 2 बार पूछा जा चुका है, CCCN वाला। बात समझ गए कि नहीं? लिखिए, इसमें एक लाइन लिखिए, इन ए ऑप्टिमम, नेक्स्ट पॉइंट, इन ए ऑप्टिमम, in a optimum bearing fruit, optimum bearing fruit, pruning is very, bearing fruit, plant लिखना, plant pruning, pruning intensity is very, pruning intensity is very, year after year, year after year, example, example, एग्जाम्पल लिखिए, 10 year old प्लांट। पहला एग्जाम्पल लिखिए, 10 year ओल्ड प्लांट। इसमें डैश करके लिखेंगे,
50% 50% प्रूनिंग इंटेंसिटी, 50% प्रूनिंग इंटेंसिटी। अगर 10 साल पुराना प्लांट है हमारा एप्पल का, उसमें प्रूनिंग की जो सघनता होगी, मतलब कितने परसेंट हम प्रूनिंग करेंगे, 50% करेंगे। मतलब प्लांट का जो कैनोपी होगी उसमें से कितना हम काट छांट करेंगे, 50%। कितना करेंगे, 50%। बात समझ गए। नेक्स्ट लिखिए 11 ईयर ओल्ड प्लांट, 11 ईयर। इसमें कम करेंगे कि ज्यादा? हाँ जी, कम करेंगे। एक बार कम करेंगे, एक बार क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है ना। इसमें लिखिए 25%, 25% प्रूनिंग इंटेंसिटी। अगला लिखिए 12 ईयर, 12 ईयर ओल्ड प्लांट। इसमें कम करेंगे कि बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे। कितने परसेंट करेंगे, 50 या 75? 75। कितना करेंगे, 75। लिखिए 75% प्रूनिंग इंटेंसिटी। इतनी सघन प्रूनिंग हम क्यों कर रहे हैं, इसमें रीजन क्या है? एक और लिख लिए 13 ईयर, 13 ईयर ओल्ड प्लांट। इसमें कितना करेंगे, कितना कम करेंगे, 50% की 25%? 25%। कितना हो जाएगा, सकता है इसमें क्यों पड़ रही है, ताकि सनलाइट, इतना मार मारेंगे तुम्हें अभी सनलाइट, ताकि नई शाखाएं आए। जब तक नई शाखाएं नहीं आएंगी तो इस पर कब बनेगी, इस पर जो नई शाखाएं 1 साल पुरानी हो जाती हैं उसी पे क्या होती है, बियरिंग होती है। उसको हम इस पर बोलते हैं और उसी पे क्या होगी, बियरिंग। बात समझ गए। अगर हम इतनी ज्यादा इसमें प्रूनिंग काट छांट नहीं करेंगे तो नई ब्रांचेज नहीं आएंगे। सेब का प्लांट ज्यादा बड़ा नहीं होता, आम जैसा बहुत बड़ा हो जाता है। एक तो रीजन क्या, ये टेम्परेट रीजन में होते हैं। बात समझ गए। और इसमें हम क्या करते हैं, हैवी प्रूनिंग, मतलब बहुत ज्यादा हैवी नहीं लेकिन लाइट से ज्यादा करते हैं। हैवी प्रूनिंग किसमें करते हैं, हैवी या सीवियर प्रूनिंग। अब हैवी का मतलब जैसे देखो, इसका एग्जांपल बताऊं, कोई है इसमें? हा? जैसे हम लोग बाल कटवाए हैं ना, मेरा हो गया, और कोई है ही नहीं मेरे जैसा। हाँ, लड़कियां भैया इन सब लाइट प्रूनिंग वाली हैं। मतलब ये लोग जब बाल और कटवाती हैं तो लड़कों की तरह से, मतलब लड़के गंजे हो जाएंगे। मतलब समझना, मेरा किसी को मतलब आहत करना नहीं है, बात समझिए, प्रूनिंग समझाना है। ठीक है। जैसे सिर मुड़वा दिए, सिर हम क्या किए, मुड़वा दिए। तो जब सिर मुड़वा देते हैं तो क्या बाल फिर से नहीं उगते, उगते हैं। तो वो हो गई सीवियर प्रूनिंग, मतलब एकदम से काट छांट कर दो, छील दिया। और एक होता है क्या, लड़कियां क्या करती, एकदम लाइट प्रूनिंग। ठीक है, स्टिपिंग वाली, टिपिंग वाली, निपिंग वाली करती हैं। छोटे छोटे हल्के हल्के बाल काट लेंगी, साइड से काट लेंगी, दुई मुहे बाल होंगे तो उसको काट लेंगे। वो हो गई लाइट प्रूनिंग।
ठीक है। कुछ फलों में हम लाइट प्रूनिंग करते हैं, कुछ में सीवियर प्रूनिंग करते हैं, और कुछ में हम मीडियम प्रूनिंग करते हैं। कैसी प्रूनिंग करते हैं? मीडियम प्रूनिंग करते हैं। अब वो सीवियर और हैवी प्रूनिंग वाले कौन से हैं? ऐसा कोई फ्रूट है जिसमें हम लोग अपना सर जैसा मुड़वा देते हैं, मतलब एकदम से काट छांट, कोई उसमें ब्रांचेस नहीं रहेगी, सारी शाखाएं रिमूव कर दी जाएंगी? कोई फ्रूट है ऐसा? सहतूत में होता है, हाँ। और हाँ जी, अब आप लोगों को दिमाग लगाने वाली चीज है कि क्या कोई ऐसा फ्रूट है जिसमें नई शाखाओं पे बियरिंग हो? ऐसा कोई फ्रूट दिख ही नहीं रहा है। अभी मैं यहां एग्जाम्पल दे दूं, सारे लोग बता दोगे, 100% बता दोगे। लीची में प्रूनिंग होती है? कैसी प्रूनिंग होती है? पूजा बताओ। लीची में। आम में प्रूनिंग होती है? हाँ, आम में प्रूनिंग होती है, ऐसा नो? वो अगर रिप्रोडक्टिव फेज आने के पहले हो रही है, फ्लावरिंग आने के पहले, मतलब फर्स्ट फ्लावरिंग आने के पहले अगर उसमें जो हम काट छांट कर रहे हैं वो प्रूनिंग नहीं, वो ट्रेनिंग है। वो क्या है? ट्रेनिंग है। मैंगो में भी हम प्रूनिंग करते हैं, बट कब? जब मान लो कोई ब्रांच डैमेज हो गई, उसमें डिजीज लग गए, सब लग गए, तो बहुत हल्की प्रूनिंग, ठीक है। हमेशा काट छाट। ईवर ग्रीन प्लांट में हमेशा एक फंडा याद रखना, ईवर ग्रीन प्लांट में सामान्यतः प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आम में प्रूनिंग की जरूरत होती है? नहीं होती है। लीची में प्रूनिंग की जरूरत होती है? नहीं होती है। बात समझ गए? लोकार्ट में प्रूनिंग की जरूरत नहीं होती है। बात समझ गए कि नहीं? और कोई ईवर ग्रीन प्लांट है? पपीता भी ईवर ग्रीन प्लांट है। पपीता भी कैसा है? ईवर ग्रीन है। प्रूनिंग की जरूरत होती है? उसको बेचारों काट दोगे तो कुछ नहीं होगा। बनाना भी अपना ईवर ग्रीन प्लांट है तो हर्ब, लेकिन प्लांट तो है, उसमें भी प्रूनिंग की जरूरत नहीं होती। तो उसके बदले में लेकिन हम वहां कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे बनाना में प्रूनिंग नहीं करते, लेकिन उसमें हम डिसअकरिंग करते हैं। जो काम प्रूनिंग का है वही काम डिसअकरिंग का भी है। अगर जो अनवांटेड सकर्स हो गई हैं, ठीक है, उनको अगर हम नहीं रिमूव करेंगे तो क्या होगा? फ्रूट की क्वालिटी पे, मतलब उसके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज पे और क्वालिटी पे, तीनों पैरामीटर को क्या करेगी? इफेक्ट करेगी। बात समझ गए कि नहीं? ठीक है। लीची में ऑटोमेटिक प्रूनिंग होती है, हमने बता दिया प्रूनिंग नहीं होती। कैसी प्रूनिंग होती है? उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, किस फ्रूट में ऑटोमेटिक प्रूनिंग, मतलब अपने आप हो जाती है, ठीक है। लीची में। किसमें? लीची में। लीची में प्रूनिंग इसलिए ऑटोमेटिक हो जाती है, उसकी जो हार्वेस्टिंग हम करते हैं विथ स्टेम करते हैं, विथ स्टेम करते हैं। और लीची में जो बियरिंग होती है वो करंट सीजन ग्रोथ पे होती है। किस पे होती है? करंट सीजन पे होती है। मतलब न्यू बॉर्न जो ब्रांचेज होती हैं, बड होती है, उस पे बियरिंग होती है। जब उस ब्रांचेज को, मान लो ब्रांचेज है, यहां पे लीची लगी हुई है, कोई गुच्छा लगा हुआ है एक लीची का, ठीक है, बहुत सारे लीची, हमने इसको यहां से तोड़ लिया तो यहीं से बड का एक बड निकल जाएगी, कई बड़े निकल जाएंगे, और बियरिंग इसी में होगी, ठीक है। अगर लीची को हम विथ स्टेम न तोड़े तो क्या होगा? लीची हाईली पेरिसेबल नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? हाईली पेरिसेबल नेचर की होती है। बाजार में आएगा, देखोगे ठेले वाला हमेशा उस पर छींटे मारता रहता है, मतलब तुम जागती रहो, अगर तुम सो गई तो कस्टमर आएगा ही नहीं। अगर उसको छींटे ना मारते रहे, एक तो ब्राउन ब्लैक कलर की हो जाएगी, दूसरी जब स्टेम से वो टूट गई तो उसकी क्वालिटी प्रभावित हो जाती है। बात समझ गए? गरीब आदमी क्या करेगा? बेचारा जाएगा, उसे क्वालिटी से क्या मतलब। जो गुच्छे में अंगूर होगा उसकी दूसरी क्वालिटी होती है, अगर गुच्छे से वो अलग हुआ, केला फिंगर से, हैंड से अलग हुआ, तो उसका क्वालिटी पैरामीटर डाउन हो जाता है। बात समझ गए? बड़े लोग जिनके पास पैसे होते हैं वो 20 रुपए किलो वाला अंगूर कभी नहीं खाएंगे जो गुच्छे से अलग हुआ होगा। और हम लोग जाएंगे, जब हम जैसे गरीब लोग जाएंगे, क्या मतलब गुच्छे में अंगूर ही तो है,
मतलब भारत का किसान जब जाएगा अंगूर खरीदने, सोचेगा चलो ठीक है, वो 50 रुपए किलो मिल रहा है, 20 रुपए किलो मिल रहा है तो अंगूर, लेकिन क्या जो क्वालिटी उसमें है वो क्वालिटी इसमें है? नहीं है। बात समझ गए? फंगस का, बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है जब वो अपने बेस पोर्शन से अलग होता है, वहां पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं। बात समझ गए? हाँ। तो पैसा रहे तभी फल खाना। मार्केट में सबसे हानिकारक फ्रूट अगर देखा जाए तो ग्रेप्स और ऑरेंज, ये दो फ्रूट ऐसे हैं जिनमें जबरदस्त पीजीआर का एप्लीकेशन होता है। पहले पे कौन सा? ग्रेप्स, और दूसरा संतरा। ये दो फ्रूट खाने लायक नहीं है। आप लोग खाइए कि नहीं, कहो गुरुजी कह रहे हैं नहीं खाएंगे, लेकिन जो अभी तक जो डाटा आया है, पीजीआर अगर किसी फसल में ज़्यादा उपयोग हो रहा है, उसको हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हम लोगों की बॉडी पे गलत इफेक्ट पड़ता है उसका। बात समझ गए? ठीक है। नहीं तो कभी सोचो गुरुजी बताएं ग्रोथ नहीं हो रही है, ले जाके हम ऑक्सीजन पी लें, जिब्रेलिक एसिड पी लें, हाँ, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, हाँ, साइटोकाइनिन पी लें। समझ गए? तो उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। कहाँ रख दिए हो? चलिए, तो बात समझ गए। हैवी प्रूनिंग, कोई ये जो सर मुड़ाने वाली बात किसी को समझ में नहीं आ रही है? एक ही बताया, मलबेरी, वह पूछा भी नहीं जाता, बहुत माइनर है। बेर और फालसा याद कर लो। बेर और फालसा में सीवियर प्रूनिंग होती है या हाईवी प्रूनिंग। एकदम से बेर देखे हो जब उसमें प्रूनिंग करते हैं, सारी ब्रांचेज को काट दिया जाता है। फालसा में जाओगे सारी ब्रांचेज को काट दिया जाएगा। एक चाय ऐसी है जिसमें हम तीनों प्रूनिंग करते हैं, हैवी प्रूनिंग भी करेंगे, मीडियम प्रूनिंग भी करेंगे, और लाइट प्रूनिंग भी करते हैं। चाय में तीनों प्रूनिंग होती है। पढ़ाया गया है ना पुराने वाले में? नहीं पढ़ाया गया? चलिए आगे लिखिए भैया, लिखिए प्रूनिंग इज डन, प्रूनिंग इज डन प्रूनिंग इज डन pruning is done in the month of last week of in the month of last week of February and फरवरी 2 लिखिए, फरवरी 2 फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ये सीधा सा क्वेश्चन पूछता है, यहां तो हमने लिख दिया लास्ट वीक ऑफ फरवरी टू फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, लेकिन आप लोगों को सीधा सा क्वेश्चन देगा, ऐसे देगा कि एप्पल में प्रूनिंग कब करते हैं, तो ऑप्शन देगा जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल और मई। तो क्या टिक करेंगे हम लोग? फरवरी और मार्च। ठीक है। अप्रैल मई में किस में हम प्रूनिंग करते हैं बताइए? अप्रैल मई में, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड मिड मई उसका प्रूनिंग का समय है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला अप्रैल मई ऑप्शन में रहता है। ठीक है ना? या तो समर मंथ आएगा, या तो क्या आएगा? समर मंथ आएगा ऑप्शन में। किस में करते हैं? बेर में करते हैं। किस में करते हैं? अप्रैल मई में किस फ्रूट में प्रूनिंग करते हैं? बेर में करते हैं। तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर छोड़िए, नहीं पूछेगा।
देखिए, लिखिए वैरायटी। वैरायटी। पहली वैरायटी लिखिए रेड डेलिशियस। रेड डेलिशियस। रेड डेलिशियस। इसमें लिखिए, डैश करके लिखिए, वाइडली ग्रोन कल्टीवार, वाइडली ग्रोन कल्टीवार थ्रो आउट दी throughout the India world, throughout the world। एक पॉइंट और लिखिए इसमें, दिस वैरायटी कैन बी pollinated by this variety can be pollinated by red gold, red gold। रेड गोल्ड वैरायटी है, मतलब एप्पल में पॉलिनाइजर वैरायटी की जरूरत पड़ती है। बात समझ गए? 11 से 30% हम क्या करते हैं, मेन फील्ड में हम 11 से 30% पॉलिनाइजर वैरायटी लगाते हैं। बात समझ गए? जैसे अच्छे पॉलिनेशन के लिए पपाया में हम 10% क्या करते हैं, मेल प्लांट लगाते हैं। पॉलन ग्रेन के लिए तो लगाते हैं, और मेल प्लांट का वहां कोई मतलब थोड़ी है, उससे प्रोडक्शन थोड़ी होगा। बात समझ गए? वैसे ही एप्पल में, आंवले में पॉलिनाइजर, मैंगो में पॉलिनाइजर वैरायटी की जरूरत पड़ती है। बात समझ गए? चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट लिखिए रॉयल डेलिशियस। रॉयल, रॉयल डेलिशियस, इसे स्टार्किंग डेलिशियस भी बोलते हैं। स्टार्किंग। चलिए अगला लिखिए, ये भी रेड गोल्ड से पॉलिनेटेड है। किससे पॉलिनेटेड है? वहीं लिख लो डैश करके, पॉलिनेटेड बाई रेड गोल्ड। ऐसे क्वेश्चन नेट रोड में पूछे जाते हैं ना। अगला लिखिए गोल्डन एप्पल। गोल्डन एप्पल, एक एप्पल देखे होंगे आप लोग, सुनहरे कलर का आता है, उसमें रेड कलर नहीं होता। किस कलर का होता है? सुनहरे कलर का होता है, गोल्डन एप्पल। और लिखिए नेक्स्ट लिखिए रेड गोल्ड। इसमें डैश करके लिखेंगे बोथ आर पॉलिनाइजर वैरायटी, बोथ आर पॉलिनाइजर वैरायटी। यही एप्पल बड़ा है, इसके बाद जो भी करापे होंगी छोटी छोटी होंगी ना। नेक्स्ट लिखिए माइक्लिनटॉक।
माइकलिन टॉक, स्टार लगा देना भैया इस पे। स्टार लगा के इस पे लिखिए कमर्शियल कल्टीवार इन कमर्शियल कल्टीवार इन इंडिया। इंडिया नाम ही नहीं है ना, कनाडा। कनाडा में सी पहले लिखते हैं, के लिखते हैं सी कि के लिखते हैं ए। चलो जो भी हो, मतलब कनाडा समझना है, चाहे के लिखो चाहे सी लिखो। नेक्स्ट वैरायटी लिखो स्टार लगा के अम्बरी, AMBRI। हाँ, अम्बरी। अम्बरी लिखिए, लिखिए लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ डैश करके लिखिए, लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ longest shelf life and 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 इंडिजीनियस वैरायटी, मतलब भारतीय वैरायटी है ना, एंड इंडिजीनियस वैरायटी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया कामा मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया कवरेज इन, कवरेज इन जम्मू एंड कश्मीर। अम्बरी का सबसे ज्यादा एरिया कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब पूछा जाए जम्मू कश्मीर में एप्पल की किस वैरायटी का सबसे ज्यादा एरिया है, तो किसका है? अम्बरी का। और अम्बरी कैसी है? इंडिजीनियस वैरायटी है, मतलब भारतीय किस्म है। ठीक है ना। चलिए अगला लिखिए, लिखिए लीवार्टी, स्टार लगा देना, लीवार्टी, LIVERTY, लीवार्टी, स्टार लगा देना भैया। पूछी गई किस्म है लीवार्टी, किसकी किस्म है? इसमें डैश करके लिखेंगे, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है, डैश करके लिखिए स्कैब रेजिस्टेंट। एप्पल स्कैब लगता है ना, स्कैब रेजिस्टेंट, स्कैब रेजिस्टेंट। नेक्स्ट लिखिए ट्रॉपिकल ब्यूटी, ट्रॉपिकल ब्यूटी, ट्रॉपिकल ब्यूटी एंड पर्लिन्स ब्यूटी, एंड पर्लिन्स ब्यूटी, एंड पर्लिन्स ब्यूटी। इसमें डैश करके लिखेंगे दोनों में। लिखिए इट इज सुटेबल फॉर, इट इज सुटेबल फॉर it is suitable for processing, it is suitable for processing। अगली वैरायटी लिखिए प्राइमा, प्राइमा, PRIMA,
प्राइमा। एप्पल को प्राइम फ्रूट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइम फ्रूट। डैश करके इसमें लिखिए फर्स्ट स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी। फर्स्ट स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटी। अब हेडिंग डालिए हाइब्रिड। हाइब्रिड ये डेलिशियस वाली वैरायटी आ जाए ना, चाहे रॉयल डेलिशियस चाहे गोल्डन डेलिशियस, ठीक है ना, चाहे आपकी रेड डेलिशियस है, डेलिशियस वाली वैरायटी आ जाए तो समझ लेना किसकी है। हाँ तो बता रहे हैं उसको ना, ऐसा तो नहीं उसको बताएंगे। एक पूसा डेलिशियस है, वो किसकी है? किसकी है? पपाया की। डायोसियस वैरायटी है, गाइनोडायोसियस वैरायटी है। हाँ गाइनोडायोसियस है। कैसी है? गाइनोडायोसियस है, ठीक है। अच्छा डेलिशियस मीन्स होता क्या है? स्वादिष्ट। क्या होता है? स्वादिष्ट। एप्पल वैसे भी स्वादिष्ट होता है। हाँ श्रीवास्तव। हाँ होता है, लेकिन माइनर फ्रूट से कम। अभी जो स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, रसबेरी, ब्लूबेरी, इन सब में जो न्यूट्रिएंट मिलेंगे। आजकल बेरी वाले फ्रूट का ट्रेंड बहुत चल रहा है, देख रहे हो नहीं? माल ओल में देखो बेरी वाले फ्रूट आपको बहुत मिलेंगे। कोई भी बेरी हो, इवन मलबेरी। सोचो मलबेरी हमारे भारत में होती है, हम लोग खाते नहीं है उसे। अब तो थोड़ा बहुत लोग खाने भी लगे हैं, पहले जब हम लोगों का बचपन का समय था, मतलब मलबेरी इतनी रहती थी गांव में, कोई पूछता नहीं था। जब हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ने लगे तो स्टार्टिंग किए, फिर हम लोग उसकी वाइन बना लेते थे, सिरका बना लेते थे, तो बाद में यूज करते थे आराम से। बात समझ गए भाई? उसको बहुत हाईली पेरिसेबल नेचर का होता है ना, ज्यादा दिन तक उसे स्टोर करके, वन डे बस, एक या दो दिन स्टोर करके रख सकते हो बस मलबेरी को। इसीलिए बेरी वाले जो फ्रूट आते हैं, चाहे स्ट्रॉबेरी हो, मलबेरी, ब्लूबेरी, ये लोग देखिए छोटे छोटे पॉकेट में आते हैं। आते हैं नहीं? डिब्बे में आते हैं ना। अगर इकट्ठा इनको जैसे सेब वो भर दिया जाता है ना, संतरा भर दिया जाए, केला भर दिया, ऐसे भर दिया जाए, मतलब आते आते मतलब रस टपक जाएगा, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो वाहन होगा उसके नीचे से बह जाएगा। बचेगा क्या? वही उसका लुगदी बचेगा बस। इसीलिए इन्हें छोटे छोटे पैकेट में पैक किया जाता है। 200-250 ग्राम पैक किया जाता है, इससे ज्यादा नहीं पैक किया जाता है, ठीक है। हाईली पेरिसेबल नेचर का कौन सा फ्रूट होता है? हाईली पेरिसेबल, जिसको ट्रांसपोर्ट किया ही नहीं जा सकता। सपोटा। सपोटा तो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश में चला आता है। सपोटा तो नहीं है पेरिसेबल नेचर का। सपोटा, चीकू कहां पेरिसेबल नेचर का है? वो महाराष्ट्र से आपके उत्तर प्रदेश में चला आता है, और क्लाइमेट्रिक नेचर का फ्रूट है। किस नेचर का है? क्लाइमेट्रिक का। जितने भी पेरिसेबल नेचर वाले मैक्सिमम फ्रूट आप लोग देखेंगे वो सारे होंगे नॉन क्लाइमेट्रिक। और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट को हम तोड़ते हैं जब मैच्योरिटी उसमें आ जाती है, मतलब जब वो प्रॉपर मैच्योर हो जाता है, मतलब जब पकने की अवस्था पे एकदम आ जाता है या पक जाता है, तब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। और जब ट्रॉपिकल फ्रूट को हम मैच्योरिटी स्टेज पे ही तोड़ लेते हैं। अब उसको ले आएंगे, 2 दिन महाराष्ट्र से यहां लाने में लगेगा, तो यहां तक आते आते पक जाएगा वो आराम से रूम टेम्परेचर पे। सपोटा को तो महीनों स्टोर कर सकते हो। बात समझ गए? हाईली पेरिसेबल नेचर का, जिसे स्टोर नहीं किया जा सकता, मतलब ट्रांसपोर्टेशन उसमें पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहे उसे 10 ग्राम पैकेट बना दो, 10 ग्राम फालसा। कहीं मार्केट में आप लोग देखते हो फालसा, जैसे बेर बिकती है, खजूर बिकता है, सेब बिकता है? नहीं दिखता ना। एकदम हाईली पेरिसेबल नेचर का, विद इन आवर्स वो खराब हो सकता है। अगर आपको यहां से कहो जारजमऊ ले जाना हो, तो यहां से वहां ले जाने में आधा फ्रूट खराब हो जाएगा। बात समझ गए? हाँ।
खाए हो फालसा आप लोग? हाँ, मकोए खाए हो? मकोए, कितने लोग मकोए खाए हैं फ्रूट समझ के? हाँ, मतलब उसी साइज का, थोड़ा सा हल्का बड़ा। टोमाटिल जितना बड़ा होता है। एक मकोई होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है ना, हल्की से मकोई नहीं, वो टोमाटिल है। क्या है? टोमाटिल फैमिली, हाँ थोड़ी सी वो गूजबेरी की तरह पैक रहती है। हाँ, मकोई पैक नहीं रहती, उसका फ्रूट पैक नहीं रहता, कवर नहीं रहता है। लेकिन जो टोमेटिल होता है वो एक कवर में पैक होता है, कैप्सूल टाइप फ्रूट होता है तो बेरी ही, लेकिन कैसा होता है? कैप्सूल टाइप का होता है। बात समझ गए? हाँ, क्वेश्चन पूछा गया टोमाटिल की फैमिली क्या है। मैं बहुत दिन तक टोमाटिल क्राब ढूंढ रहा हूँ, वही टोमाटिल है जो हमने यहाँ वाइल्ड फार्म में होता है, ब्रीडिंग में उसका यूज होता है। सोलिनेसियस क्राब में सोलिनेसी फैमिली का। मकोई किस फैमिली का है? मकोई सोलेनम नाइग्रम किस फैमिली का है? सोलनेसी फैमिली का। और टोमेटिल किस फैमिली का है? वो भी सोलनेसी फैमिली का है। धतूरा किस फैमिली का है? सोलेनेसी फैमिली का है। धतूरा किस फैमिली का? सोलेनेसी फैमिली का। ये बीड भी आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जामों में, बात समझ गए? तो इनको आप लोग याद रखेंगे, इनके वैज्ञानिक नाम, ठीक है? एक यूपी कैटेट में एक ग्रास का वैज्ञानिक नाम फिक्स है। हम लोगों के समय में बारमूडा ग्रास पूछी गई थी 2016 के यूपी कैडेट पेपर में। कौन सी ग्रास पूछी गई थी? बारमूडा ग्रास। जिंदगी में हम लोगों ने दूब घास का वैज्ञानिक नाम पढ़ा, लेकिन कभी ये नहीं पढ़ा था कि बारमूडा, दूब घास को ही बारमूडा ग्रास कहते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए। पता तो था साइनोडान डाइक्टिलान दूब घास का होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि दूब घास को बारमूडा ग्रास कहते हैं। बात समझ गए? अब तो किताबों में भी मेंशन हो गया, पहले किताबों में मेंशन नहीं था, अब तो आपके नेमराज सुंडा में भी मेंशन हो गया कि हाँ, साइनोडान डाइक्टिलान को बारमूडा ग्रास कहते हैं। समझ गए श्रीमान अभिजीत? आप लोग तैयारी को ना परखते नहीं हो, टीचर कुछ भी बताए उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हो, इसीलिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बात समझ गए? ये बात मैं खुद के लिए एक्सेप्ट करता हूं, आई एम रॉन्ग। मैंने कहीं ना कहीं गलतियां की, तभी मैं अभी आगे वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां मैं चाहता था। बात समझ गए? वो गलती आप लोग मत करिए। समझ गए भैया? जो चीज बताया जाए, अगर उसको समझ के चलोगे तो आप लोग सफलता पाओगे। नहीं समझोगे, अगर आप लोग ये सोचोगे हमने फीस दिया है, हम चाहे पढ़े या ना पढ़े, मेरी मर्जी, टीचर की क्या पड़ी है? तो आजकल के टीचर भी ऐसे ही हैं, फीस जमा कर दो, चाहे तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो। लेकिन आप लोग उस संस्था में हो जहां टीचर चाहता है, यहाँ का मैनेजमेंट चाहता है कि आप लोग पढ़ो, अच्छी जगह जाओ। पूरा वर्ल्ड कप जीतने में जितने 11 खिलाड़ियों का योगदान रहा, उतना ही एक कोच का भी योगदान रहा। पहले वही मजूमदार को कोई जानता नहीं था, अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखे होते तो हो सकता है कहीं जहां आज सचिन खड़े हैं, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो उनको भी कहा जाता। बात समझ गए? बहुत प्रतिभा थी। एक जो गाइड होता है तो उसका रोल बहुत बड़ा होता है सफलता में। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट अपने गाइड को कुछ नहीं समझते, यही वजह है कि लोग पीछे रहते हैं, हर जगह पीछे रहते, जुनून ही नहीं रहता इनमें, इनको पता ही नहीं होता जुनून क्या है। बस बैल की तरह जुए में बांध दो, पीछे से जब तक दो लगेगा नहीं तब तक हराई भूल जाएंगे। ठीक है? अच्छा खाना पीना खाओ, अच्छा न्यूट्रिएंट लो। अगर कानपुर में रहे हो तो सब लोग अच्छे ही हो, अगर कोई कानपुर में गरीब नहीं रह सकता। आपके परिदृश्य में देखा जाए तो कोई गरीब बच्चा कानपुर में आके नहीं पढ़ सकता, उसको कानपुर आना होगा तो ऑनलाइन लेके पढ़ लेगा। समझ गए भैया कुशल? तो आप लोग जो फीस दिया है, ठीक है, संस्था में, उसका लाभ उठाओ। जानते हो माखन को जितना मथा जाता है ना, बात समझ गए, दही को जितना मथोगे उतना ही माखन आएगा। ऐसे आप लोग न्यूट्रल रहोगे ना तो टीचर आएगा, पढ़ाएगा, चला जाएगा, ना वो आपसे कुछ पूछेगा ना आपको बताएगा। क्योंकि टीचर भी कुछ दिन कोशिश करता है कि हम चलेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे कुछ। अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं होगा तो टीचर भी छोड़ देता है, वो भी जान जाता है कोई बात नहीं, जाने दो।
अगर कैसे करके भी सफलता पा भी गए तो जहां जाओगे वहां बेड़ा गर्क कर दोगे। समझ रहे हो? हराम का पैसा कमाओगे, फिर आएगा नहीं तो भाई करप्शन करोगे, किसी को पैसे दोगे, फिर किसी को लूटोगे, फिर किसी गरीब की बद्दुआ लगेगी, कुछ नहीं बचेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा, यहां तक कि सिकंदर महान भी जो है एक संत की बातों से प्रभावित हो गया था। जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी प्रवृत्ति के थे, डाकू प्रवृत्ति के थे, सब संतों से प्रभावित हुए हैं। अंगुली मल भी एक संत से प्रभावित हुआ, तथागत भगवान गौतम बुद्ध से। उसने कसम खा ली थी हम 1000 आदमी को मार के उनकी अंगुलियों को माला पहनेंगे। सिकंदर महान भी एक संत से ही प्रभावित हुआ, हाँ, पूरा जीत लिया सब। संतों ने उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक समझाया तो समझ गया, वो भी सब कुछ छोड़ दिया, फिर हिंसा छोड़ दी, कुछ नहीं बचता। रुपया पैसा चाहे जितना कमा लो, जाएगा कुछ नहीं साथ में। जो यहाँ कमाओगे सबके साथ हंस बोल के रहोगे, प्यार से रहोगे, माँ बाप की सेवा करोगे। यहाँ आजकल माँ बाप की सेवा कम, और किसकी सेवा बच्चे करते हैं मुझे नहीं पता, समझ सकते हो उतने। हाँ? चलिए, पहली वैरायटी लिखिए अकबर। पहली हाइब्रिड वैरायटी है कौन सी? अकबर। अकबर। इसका क्रॉस लिखिए अम्बरी। अम्बरी, गुड़े, कॉक्स, ऑरेंज, कॉक्स ऑरेंज, पाइपिंस। पाइपिंस, कॉक्स ऑरेंज पाइपिंस, इंपॉर्टेंट वैरायटी है। अकबर किसकी वैरायटी है? एप्पल की हाइब्रिड किस्म है। इसका क्रॉस एक बार पूछा गया तो इसका क्रॉस क्या है? अम्बरी इंटू कॉक्स ऑरेंज पाइपिंस। ठीक है ना? अगर आपसे पूछा जाए कॉक्स ऑरेंज पाइपिंस किसकी किस्म है, तो ये भी किसकी है? एप्पल की है। किसकी है? एप्पल की। नेक्स्ट लिखिए सुनहरी। सुनहरी, सुनहरी, अम्बरी गुड़े, अम्बरी गुड़े, गोल्डन डेलिशियस। अम्बरी गुड़े, गोल्डन डेलिशियस। अगला लिखिए आमब्रिज। आमब्रिज, आमब्रिज लिखिए। इसका क्राफ्ट लिखिए रिचर्ड इंटू, रिचर्ड, रिचर्ड इंटू अम्बरी 15। अम्बरीज का क्रॉस क्या है? रिचर्ड गुड़े अम्बरी 15। अकबर वाले में थोड़ी सी जगह है क्या? एक पॉइंट छूट गया है, वहां पे जगह हो तो नोट कर लो आप लोग, लिख लीजिए। टॉलरेंट टू स्कैब, टॉलरेंट टू अकबर में लिखना है, टॉलरेंट टू स्कैब एंड पाउडरी मिल्ड्यू। टॉलरेंट टू स्कैब एंड पाउडरी मिल्ड्यू। चलिए अगली वैरायटी लिखिए आमब्रेड। आमब्रेड, आमब्रेड, इसमें लिखिए रेड डेलिशियस, रेड डेलिशियस गुड़े अम्बरी 57।
कभी कभी इसका आमरेट का क्रॉस पूछा जाता है तो केवल रेड डेलिशियस इंटू अम्बरी दे देता है, ठीक है ना, तब भी वो सही रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगला लिखिए, लिखिए चौबटिया अनुपम, स्टार लगा के, चौबटिया अनुपम, चौबटिया अनुपम, और लिखे चौबटिया प्रिंसेस, चौबटिया प्रिंसेस, डैश करके इसका क्राफ्ट लिखेंगे, दोनों का एक ही क्रास है। रेड डेलिशियस, रेड डेलिशियस गुड़े अर्ली सनबरी, अर्ली, अर्ली सनबरी, अर्ली सनबरी, इसमें लिखेंगे डैश करके एक पॉइंट लिखेंगे, बोथ आर अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी, अर्ली मैच्योर वैरायटी। हाँ सनबरी, या CUNBARY, हाँ सनबरी वैरायटी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे इंटरजेनेरिक हाइब्रिड, इंटरजेनेरिक हाइब्रिड, इंटरजेनेरिक, इंटरजेनेरिक, लिखिए पाम एप्पल, पाम एप्पल, इनका क्रॉस लिखिए पियर गुड़े एप्पल, इनका क्रॉस क्या है, पियर इंटू एप्पल, किसका किसका क्रॉस है, नाशपाती का और सेब का क्रॉस है, ठीक है ना। देखिए डेवलप्ड बाई, या इट इज डेवलप्ड बाई दिस वैरायटी was developed by Ellis Marks, Ellis Marks 1952, Ellis Marks 1952 in John Innes Center, John Innes Center। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए स्टार लगा के, फादर ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, फादर ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कौन है भैया, डैश करके लिखिए थॉमस एंड्रयू नाइट, थॉमस एंड्रयू नाइट, ANIST, थॉमस एंड्रयू नाइट।
इन्हें और क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हार्टिकल्चर। और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पोमोलॉजी। फादर ऑफ पोमोलॉजी। फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी कौन है? मयंक बताओ। अरे ऐसे बताओ बैठ के, फादर ऑफ सिस्टमैटिक पोमोलॉजी। काहे नहीं पता भैया? हाँ श्रीमान, काहे नहीं पता? नोट करके लिखो, नोट। हाइब्रिडाइजेशन लिख दें क्या? शिवा, अगर जो ना लिख पाओ तो उसको पूछ लिया करो ना, अगर छूट जाए तो पूछा करो भाई, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, आप लोग मेरे ऊपर हावी हो। मेरा आप लोगों के ऊपर हावी होने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ना मेरा ना आपका। जब आप लोग मेरे ऊपर हावी हो जाओगे तो उस दिन मैं जान लूंगा आप लोग पढ़ने लगे। अब हावी होने का मतलब नहीं गुरुजी कह दिए हैं लेके आना कल से पत्थर उत्थर। हाँ, लिखिए एप्पल फ्लावर कलर, नोट करके लिखिए, नोट। एप्पल फ्लावर कलर कैसा फ्लावर होता है? वाइट पिंक, या स्लैश करके पर्पल लिख लेना ना, वाइट पिंक स्लैश करके पर्पल। देखिए फ्लावर कलर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कहां पूछे जाएंगे? वेजिटेबल में। कहां पूछे जाते हैं फ्लावर कलर से क्वेश्चन? वेजिटेबल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां भी सेब का पूछा गया है इसलिए हमने लिखा दिया, ठीक है ना? उदय, 5 सब्जियों के फ्लावर कलर बताओ, फूल फ्लावर कलर। हाँ, उनके नाम बताओ और उनके फूलों का रंग। मतलब अब इसमें कोई पढ़ाने वाली बात नहीं है ना, जो आपने देखा है, जो सब्जी खेतों में देखी है, उनके फूलों का रंग बताओ। सब्जी नहीं देखी, बताओ फिर। क्या बता रहे हैं? किसका? कैबेज का फूल ग्रीन होता है, फ्लावर कहां आता है उसमें? वो कहां फ्लावर है? जब उसमें फ्लावर आएगा तो सरसों की तरीके से आएगा। जब फ्लावर आएगा तो किसके तरीके से आएगा? सरसों के तरीके से फूल आएंगे क्रूसीफेरी फैमिली में। बात समझ गए? चाहे वो पत्ता गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, चाहे ज्यादा हुआ तेज है क्या? बस करें, इतना तेज? वो धीरे धीरे अपने आप तेज हो जाता है। और बताओ, और किसी सब्जी का नाम बताओ। एक ही सब्जी, बहुत बहादुर इंसान है जिनको हाँ पत्ता गोभी पता है, जिसका मुझे भी नहीं पता फ्लावर कलर। अच्छा 5 सब्जी का नाम बताओ। हाँ, लौकी। लौकी देखी हो, देखे हो? उसका फूलों का रंग बताओ, कैसे फूल आते हैं उसमें? मतलब यही चीज है, मतलब कि आप लोग कहते हो हार्टिकल्चर में कॉन्सेप्ट नहीं, आप लोग देख के पढ़ सकते हो उसे। अब फूलों का रंग किताब में मेंशन हो तभी हम लोगों को पता चले, वो तो देख के पता चल सकता है ना। लौकी के फूलों का रंग पूछा गया है, कैसा होता है लक्ष्मी बताओ? व्हाइट होता है। कैसा होता है? व्हाइट होता है। कुकर बिटेशियस वेजिटेबल के 3 वेजिटेबल व्हाइट कलर के होते हैं। बात समझ गए? एक तो बोटल गार्ड, और दूसरा पॉइंटेड गार्ड, तीसरा ईवी गार्ड। पॉइंटेड गार्ड और ईवी गार्ड और
बोटल गार्ड। मतलब लौकी, परवल और कुंदरू के फूलों का रंग कैसा? सफेद। और बाकी पीला। बाकी और पीला। उसी में कुछ और मेंशन हो जाए, जैसे थोड़े कद्दू उद्दू में थोड़ा सा डार्क हो जाता है ना, लेकिन येलो ही माना जाता है। ठीक है। लूफा में जितने आएंगे गार्ड में, और इसके अलावा गार्ड में जितने आएंगे पीले। गार्ड का मतलब जैसे स्नैक गार्ड हो गया, ठीक है, स्पंज गार्ड हो गया, रिज गार्ड हो गया, ठीक है, और बिटर गार्ड हो गया। ये जितने गार्ड वाले आएंगे सब में कैसे हो जाएंगे? पीले। है, याद करना आसान है। तीन ही तो याद रखना है सफेद वाले। मिर्च में कैसा रंग होता है शिवा? मिर्चा सफेद। तो बैगन में कैसा होगा? बैगन का बड़ा आसान है, बता दो भैया। हाँ, उसको क्या बोलेंगे? पर्पल। क्या बोलते हैं उसको? पर्पल। पर्पल ही बोल। हाँ? या ब्लू होता है? अरे रुको पहले। हम बैगनी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्पल बोलते हैं ना। ऐसा किसी कपड़ा ही नहीं दिख रहा है। पर्पल ही होता है उसका। थोड़ा सा एक टर्म और उसमें जोड़ते हैं, याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बाकी क्रूसी फेरी में आएंगे, गोभी वर्गीय फसलों में आएंगे तो सबका पीला। गोभी वर्गीय फसलों में पीला। क्रूसी फेरी फैमिली में जितने भी आएंगे सबके कैसे? पीले। सबका कैसा? पीला। टमाटर का भी पीला होता है। आलू का व्हाइट। व्हाइट और दो कलर के आते हैं, व्हाइट और पर्पल। दो कलर के फ्लावर आते हैं। सफेद वाली आलू पे सफेद रंग के, और जो रेड वाली आलू होती है उस पे पर्पल रंग के आते हैं श्रीमान। बात समझ गए? तो ऐसे पढ़ा जा सकता है। मान लो बॉटैनिकल नेम क्रोमोसोम नंबर नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये चीजें पढ़ सकते हो आसानी से। हम्म। मूली में सफेद होता है का? पीला होता है। गाजर का कैसे होता है? गाजर का जो फ्लावर होता है, इनफ्लोरोसेंस होता है, अम्बेल होता है। क्या होता है? अम्बेल। अम्बेल का मतलब हिंदी में बोलते हैं उसे छत्रक नुमा। क्या बोलते हैं? छत्रक नुमा। बात समझ गए? अब इसका मतलब छाता देखे हो, अम्ब्रेला। जब छाता ओपन करते हैं, मतलब छाते का ऊपर ओपन करते तो उसकी जो कैनोपी होती है वो अम्बेल हो गया, छत्रक हो गया। ठीक है। तो उसमें एक डंडी भी होती है। छाता देखे हो ना, उसी प्रकार का इन पुष्पक्रम होता है आपके उसमें। तो डंडी होती है उसके बेस के लिए, वो उसको बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलते हैं? पेडंकल। और जिसमें फ्लोरेट अटैच्ड होता है उसे हम बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलते हैं? पेडिसिल बोलते हैं। बात समझ गए? और एक पूछा जाता है प्याज का। प्याज का कैसा होता है? व्हाइट भी होता है और ब्लू भी होता है, पर्पल भी होता है। ठीक है। मतलब मोस्टली व्हाइट होता है, जो हम लोगों के यहां होती है व्हाइट होती है। चलिए आगे लिखिए, हेडिंग डालिए। इन इंडिया, एक पॉइंट लिखो पहले। इन इंडिया recommended pollinizing tree in India recommended pollinizing tree
पॉलिनाइजिंग ट्री डैश करके लिखेंगे 11 to 30%। मेन क्रॉप के कितने रो के बाद हम पॉलिनाइजर वैरायटी लगाते हैं? जो मेन क्रॉप हमारी होगी, मेन वैरायटी होगी, उसके कितने रो बाद हम जो है पॉलिनाइजर वैरायटी लगाएंगे? ये पॉइंट मैं लिखा चुका हूं। प्रत्येक 2 रो के बाद, मतलब एवरी 2 रो के बाद हम क्या लगाएंगे? पॉलिनाइजर वैरायटी। मतलब हर तीसरी रो क्या होगी हमारी? पॉलिनाइजर वैरायटी होगी। इसमें भी फल लाएंगे, आएंगे। बात समझ गए? चलिए हेडिंग डालिए हार्वेस्टिंग। एप्पल क्लाइमेट्रिक फ्रूट है या नॉन क्लाइमेट्रिक? आगे कल लिखाया जाएगा।